कराची पाकिस्तान की माशी शहरग है, लेकिन इसी शहरग को काफी अरसे से टारगेट किलिंग के जरिए नुकसान पहुंचाया जा रहा है, जो अब नासूर की सूरत इख्तियार कर गई है। ऐसा लगता है कि शहर भर में दहशतगर्दों को लाशें गिराने का खुला लाइसेंस जारी कर दिया गया है और टारगेट किलर्स शहर में पुलिस और रेंजर से बेनियाज अपने मिशन में मसरूफ नजर आते हैं। समझ नहीं आता कि गलियों, मोहल्लों, मार्केटों में हद तो ये है कि चलती बसों पर फायरिंग क्यों की जाती है। एक लम्हे में हंसते बसते घर उजाड़ दिए जाते हैं। अवाम अपने ही शहर में अपने ही लोगों के डर से नकल मकानी करने पे मजबूर किए जा रहे हैं। मसरूफ शाहराएं और लोगों के कहकहों से गूंजते इलाके पल भर में गोलियों की घनक खरच से गूंज उठते हैं। पिछले 6 माह में कराची में 600 अफराद की टारगेट किलिंग हुई, लेकिन हुकूमत और कानून नाफिज करने वाले इदारे महज खामोश तमाशाई बने हैं। टारगेट किलिंग, अवाम की बेबसी और हुकूमत की बेहिसी कब खत्म होगी? बात करेंगे इस अहम मौजू के हसास पहलू पर। इस वक्त मैं मौजूद हूं टारगेट किलिंग से मुतासरा एक फैमिली के पास। आइए पूछते हैं कि वो किस हाल में है। आइए जी, इस वक्त मैं मौजूद हूं टारगेट किलिंग से मुतासरा फैमिली के पास और उनकी वालदा से बात कर रहा हूं। तनवीर साहब जो टारगेट किलिंग का शिकार हुए हैं, उनकी वालदा से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आंटी कुछ बताएंगी क्या हुआ था? मैं भाई ये बता सकती हूँ कि मेरा बच्चा घर से ना 4 दिन की पोती मेरी भूखी थी, वो दूध लेने के लिए निकला था घर से, तो पता लगा गली के अंदर एक लाश पड़ी हुई है किसी की। तो उसके नज़दीक लड़के जा रहे हैं, फायरिंग बहुत शदीद थी, उसको देख देख के वापस आ रहे हैं। उसने भी हिम्मत करके उनके साथ उठवा के एम्बुलेंस में डाला है और उसके बाद के अंदर सामने से पठानों ने घर में मोर्चा बनाया हुआ था। उसके अंदर से मैं आपको मोर्चा भी दिखा सकती हूँ, उसमें दिल पे उसके गोली लगी और वो वहीं गिर गया। तनवीर अकेले कमाने वाले थे? अकेला था, मेरे घर का सरबड़ा वही था, बड़ा वो है मेरे घर का। मैं एक बेवा औरत हूँ, मेरे बच्चे, मेरे पोता पोती 2 है। अब 10 साल की तनवीर की बेटी, 3 साल की है। इनका बाप मैं कहाँ से दूंगी, इसको शोहर कहाँ से दूंगी? मैं एक मजबूर माँ हूँ, मैं वो तमाशा बन गई सबके सामने। मामबार गए पहाड़ी के ऊपर, अलम निकले थे वहां से। वो बच्चा वजू करके अलम के पास सजदा करता था, उसको बेदर्दी से इन्होंने भून दिया। पुलिस भी साथ थी उनके। जब उसको शहीद कर दिया तो ये देखे, मैं आपको कुरान दिखाती हूँ। इस कुरान को शहीद करा, ये शाहिद के घर का है। ये देखो पैरों से रौंदा इसको। ये हमारी और शिया सुन्नियों की एक ही हदीस है, एक ही कुरान है। ये पीका इन्होंने और ये पैरों से मसला। ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। किस किस्म के ये मुसलमान है, ये तालिबान है भाई। हम बहुत परेशान हो चुके हैं इनसे। ये गवर्नमेंट करा रही है सब। जरदारी अंधे को नजर नहीं आता जरदारी को कि मैं जाके देखूंगा, कंट्रोल करूं। ये रहमान मलिक आया नीचे आके होटल पे बैठ के चाय पी के गया, स्पिन को बुलाया और उसको मुजीब को बुलाया, उनके साथ चाय पानी पी। शहीद हमारे हुए थे, हमसे क्यों नहीं आके पूछा उसने? हमसे ताजियत क्यों नहीं की उसने आके? एक फैजान लड़के को मार के उस वक्त हमारी 5 लाशें एक इलाके से उठी। हम अपनी जान तो दे देंगे, हम कस्बा छोड़ के नहीं जाएंगे। बच्चों का और ये घर का खर्चा किस तरह से चल रहा है? कहाँ से चलेगा इस वक्त? तो हम ऐसे ही है, कोई आधा आप जैसे कोई इमदाद दे जाता है 1000-500 रुपये। हम इज्जतदार लोग हैं, हम ऐसे कब तक ऐसे खाते रहेंगे? अब ये अपने बाप को देखती है, ढूंढती है, कहाँ से लाके दूं मैं इसका बाप? इतनी लाडली थी अपने बाप की, इसके बगैर वो रहता नहीं था 1 मिनट। अब बाप दुनिया में नहीं है तो कौन करेगा इसके बारे में? तो हुकूमत सोचे। अब्बू क्या क्या चीजें दिलवाते थे? काश ये जो लोग इस तरह से टारगेट किलिंग करते हैं वो ये हशर भी देखें। किस हाल में है फैमिली, कहां से खाएगी,
क्या होगा, कहाँ से तालीम हासिल करेगी? कभी सोचा है मारने वालों ने कि आखिर में अंजाम क्या होता है? ये जो लोगों को मार रहे हैं टारगेट किलिंग में, आपके कारोबार पे क्या असर पड़ा है इससे? ये पड़ता है, ये अभी कारोबार थोड़ी हो रहा है इस वक्त। ये आज भी जो हिसाब किताब था, थोड़े हालात सही होने के बाद एक कस्टमर नजर आ रहा है। इससे अगर हालात सही होंगे तो इंशाल्लाह कारोबार भी सही होगा। हुकूमत कुछ नहीं कर रही? नहीं, हुकूमत कुछ भी नहीं कर रही। अगर हुकूमत चाहे कुछ हो, हालात खराब हो, सेकंड भी ना खराब हो, गवर्नमेंट अपना देख रही है बस आवाम का। जो टारगेट किलिंग हो रही है, सबसे पहले तो हमारा कारोबार को हम लोग नहीं देखते, हम लोग देखते हैं हमारे मुल्क को क्या असर पड़ रहा है। बाहर ममालिक में लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं कि कितने टेररिस्ट कराची में रहते हैं, कितने सब कुछ रहने के बाद हम लोग एक दुनिया के अंदर हमारा डिग्रेड कर दिया हम लोगों को, कि हम लोग सोच नहीं सकते, पहचान नहीं सकते अपने आप को, अपनी पहचान बताते हुए डरते हैं। आपके ख्याल में इसका जिम्मेदार कौन है? हमारा जिम्मेदार हमारी आवाम है, क्योंकि हम लोग चुप रहेंगे जब तक कि कुछ भी नहीं होगा। ये टारगेट किलिंग रहेगी जब तक आवाम कुछ नहीं बोलेगी। कोई आने के लिए तैयार नहीं है, लोग खौफ हैं, खौफ से बैठे हुए, खौफ अंदेजा हो रहे हैं। हर जगह अभी भी कुछ इलाकों में टारगेट किलिंग का चल रहा है माहौल। पता नहीं चल रहा कि घर से बंदा निकलता है तो सुबह बस अल्लाह का नाम लेके निकलता है, वापसी का कुछ पता नहीं होता कि किस वक्त कहाँ पहुँचेंगे, किधर नहीं होगा। इसका जिम्मेदार कौन है आपके ख्याल में? इसका जिम्मेदार क्या आवाम है, और कौन हो सकता है? मैं इस वक्त ईदी सेंटर के बाहर हूं, टारगेट किलिंग का एक और शिकार। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हुआ, कैसे मार दिया और क्यों मारा है इनको? जी, ये अहमद रज़ा कादरी हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ये काफ़ी अरसे से ये अपने बीवी बच्चों की कर रहे थे। अभी कुछ ही अरसा कबल इनकी शादी हुई थी। अच्छा, मैंने भी इनकी मैयत देखी है, उसमें ये शायद हाथ से माजूर भी थे। जी, एक हाथ नहीं था इनका। अच्छा, तो इनको क्यों मारा एक माजूर शख्स को इस तरह से, मतलब क्यों, किस लिए? ये पूरे कराची की सूरत हाल आपके सामने है और इनका जुर्म इतना था कि ये पाकिस्तान और कराची की हिफाजत के लिए सरबरा सुन्नी तहरीक जनाब मोहम्मद सरवत एजाज कादरी भाई के दिए हुए मंशूर पर अमल कर रहे थे। ये हादसा किस तरह हुआ, कहाँ इनको मारा गया है जी, और इनके साथ कोई था फैमिली मेंबर? जी, इनकी बीवी इनके साथ थी और इनके ससुर इनके साथ थे और ये रक्षा चला रहे थे। फैमिली के सामने बर्बरियत का निशाना बनाया गया। 6 गोलियां एक माजूर आदमी को मारी गई। तो ये तो गवर्नमेंट का काम है कि अब हुक्मरान सोचें कि हम किस नहज पे जा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं। बाकी तो कुछ कहा नहीं जा सकता। कुछ अंदाजा है कि ये कौन लोग थे जिन्होंने इनको टारगेट किलिंग में मारा? ये वही तालिबान दहशतगर्द अनासिर हैं जो मुल्क और कौम को नेस्तो नाबूद करना चाहते हैं। गवर्नमेंट इनकी सरपरस्ती जिस अंदाज में कर रही है, ये मामलात भी आपके सामने है। अहमद रजा कादरी भाई के फैमिली मेंबर्स कितने हैं, बच्चे वगैरह? अभी शादी हुई है, कुछ थोड़ा ही अरसा हुआ है। मुसलमान को मार रहा है, सारी पब्लिक डर गई है, हद से ज़्यादा डर गई है। कोई भी कुछ नहीं कर रहा, बस अंधा कानून चल रहा है। मेरा जहाँ तक अंदाज़ है कि बाहर के जो मुल्क होते हैं वो पाकिस्तान में अमन नहीं रहना देना चाहते। शायद कि यहाँ पे इस्लाम क्यों है लोगों में, इस तरह की बात है। जैसे वो प्रेस करना चाहते हैं, कभी वो टेररिज्म के नाम पे, कभी दूसरी चीज़ों के नाम पे। अच्छा सर, मुझे बताएं कि ये टारगेट किलिंग जो हो रही है, ये क्यों हो रही है, किस लिए हो रही है? हमारी हुकूमत को सब पता है किस लिए हो रही है, कौन करवा रहा है। खुद करवाते हैं कि हो सकता है खुद भी करवाते हैं। आपके ख्याल में हुकूमत इन्वॉल्व है खुद? 100% वरना टारगेट किलिंग रोकना कोई मसला नहीं है। ये सारा जमीनों की वजह से होता है? 100% हुआ है। हुकूमत कोई इकदाम कर रही है इसके लिए? बज़ाहिर तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा है, बेहिस होकर बैठी हुई है हुकूमत। फौजी ऑपरेशन जरूरी है हमारे शहर? हमें तो हल तलाश करना है, वो चाहे फौज की तरफ से हो, चाहे सिविलियन की तरफ से हो, चाहे रेंजर्स की तरफ से हो, चाहे पुलिस की तरफ से। मुझे ये बताएं, ये कोई खास लिसानी झगड़ा है? मेरा ख्याल नहीं है, ऐसा नहीं है। तासुर दिया जा रहा है, लिसानी झगड़ा है नहीं। कि हर कौम यहाँ रहती है और आपस में अमन से है, कोई झगड़ा नहीं है दरमियान में। वो हमारे वोट देने की हमको सजा दे रहे हैं इस वक्त, हमें साबित करें कि हमने गलती की है। अब नेक्स्ट टाइम तो जो होगा वो तो देखा जाएगा। बुनियाद इस झगड़े की जो है, ये ड्रग माफिया और लैंड माफिया। हमारे घर वाले जिन रक्षों में सफर करते हैं वो कौन है?
पख्तून हैं। जिन गाड़ियों में सफ़र करते हैं उनको चलाने वाले, हमारे घरों के ड्राइवर, चौकीदार, अगर हमें इन लोगों पे एतमाद ना होता, इनको अपने साथ क्यों रखते? हमारे कज़न की दुकान थी गुलिस्तानी जोहर में, पूरी जला दी। क्यों जला दी? हम पूछना चाह रहे क्यों जला दी? इस कराची में से डी वेपनाइजेशन तो लाजमी होनी चाहिए, लेकिन आप क्या बात कर रहे हैं? फ्लोर ऑफ द हाउस, आपके मौजूदा वजीर दाखिला ने ये बोला, उनसे किसी ने पूछा कि आपके पास लाइसेंस वाले कितने वेपन्स हैं? उन्होंने कहा 350। एक आदमी के पास इस कराची में 350 हथियार हैं। आप यकीन करें, ये ओल्ड सब्जी मंडी सेफेस्ट एरिया होता था। आज आप वहाँ से गुजर के तो दिखाएं मगरिब के बाद, अगर आपकी फैमिली के गलों से चेने और कानों से बुंदे उतारे ना जाएं, घसीटे ना जाएं, तो फिर बोलिएगा। टारगेट किलिंग जो है, इसका जिम्मेदार आपको लगता कौन है? गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट है इसकी जिम्मेदार। बिकावा माल है ये तो, ये असला कहाँ से आ रहा है? यही तो दे रहा है बिकावा, अमरीका के हाथों। ये तो मतलब गवर्नमेंट जो है वो खुद जान के ये झगड़े वगड़े करवा रही, जानबूझकर शहरियों को परेशान किया हुआ है। खुद अपनी जगह पर मस्त हैं वो, खुदा के वास्ते कोई हुकूमत होश के न कूदे। आपके ख्याल में फौजी ऑपरेशन होना चाहिए यहाँ पे? बिल्कुल होना चाहिए, और यहाँ पे चौकी बननी चाहिए। मिकासा से फायरिंग होती है, हमारे घरों में आती है, गेटों पे लगती है, बच्चे परेशान हो जाते हैं, भगदड़ मच जाती है, और पुलिस आके मीलों दूर आके खड़ी हो जाती है। जरदारी ने अमेरिका को ये पाकिस्तान बेच दिया है। वो ये कहना चाहता है, वो ये प्रूफ करना चाहता है कि हम दहशतगर्द हैं, ताकि वो हमारे ऊपर आके रूल करें। आप लोगों ने वोट दिए तो आप 4-5 साल देख तो नहीं पूरा। क्या बात कर रहे हैं आप? इसलिए वोट दिया था कि मिकासा से आप मशीन गने लेके यहाँ की पब्लिक को भूने, इसलिए वोट दिया था। आप लोग हुकूमत से मायूस हुए? हुकूमत है ही नहीं, चोरों की हुकूमत है। मुझे दो, मैं उसको गोली मार के आऊँ जरदारी को। खत्म हो चुकी है। यहाँ अपनी आंख से मैंने डेड बॉडी देखी, तड़प रही थी पुलिस, यहाँ खड़ी हुई थी लेकिन उठाई नहीं, कोई नहीं उठाई। वो बंदा तड़प खड़ी हुई होती है पुलिस सामने। तो मुझे बताओ, यहाँ पुलिस चौकी बननी चाहिए। ये लोग चोर हैं, डाकू हैं, डकैत हैं। मैं इस वक्त कटी पहाड़ी पे या कस्बा कॉलोनी पे नहीं खड़ा हुआ, मैं इस वक्त कराची के दिल गुलशन इकबाल में खड़ा हुआ हूँ। यहाँ इतनी फायरिंग होती है कि यहाँ से निकलने का रास्ता नहीं रहता। इन सब की एक ही डिमांड है कि हमें सुकून और अमन चाहिए। जी, इस वक्त हम खड़े हुए हैं, बल्कि यहाँ पहुंचे हैं अल आसिफ स्क्वायर। आइए यहाँ भी चल के लोगों से पूछते हैं। मुझे बताएं, ये टारगेट किलिंग से आपका कारोबार कितना मुतासिर हुआ? टारगेट क्लिनिक से हमारा तो कम से कम 90% कारोबार मुतासिर हो गया। यहाँ पे लोग डरते हैं, लोग कहते हैं कि अल आसिफ में बड़ा असला है, यहाँ पे डर लगता है लोगों को आते हुए, ऐसा है क्या? भाई मैं हल्फियाना बोलता हूँ, अल आसिफ में या सुराह बोर्ड में जो अमन है, हम तो बोलते हैं ऐसा अमन में पूरा पाकिस्तान में नहीं है। अच्छा, इन हालात के जिम्मेदार कौन लोग हैं? इन हालात के जिम्मेदार तो हम लोग का समझ में तो यार है कि सरकार है। यार ये जिम्मेदार जो है ना, जो अपने आप को कहते हैं कि कराची का हमारे पास मेंटेनेंट है, हमारे कराची में ओल्ड है ना, महाजर पख्तूनों का कोई झगड़ा नहीं है। हम भी माशाल्लाह से जहाँ रह रहे हैं, हम भी वहीं रह रहे हैं। जहाँ टारगेट किलिंग होती है, इलाके के जिम्मेदार वहीं के लोग भी जिम्मेदार है इस चीज के। रहमान मलिक साहब आते हैं, वो अक्सर वादे करके जाते हैं, तो उनके वादे पूरे क्यों नहीं हो रहे? यार रहमान मलिक तो नाम का रहमान है ना, काम का नहीं है ना। वो बेचारा तो ऐसा है कि जरदारी उसको जो कुछ कहता है उसके बिल बोते पे वो कर सकता है, खुद उसके पास कोई पावर नहीं है। अवाम के अंदर गैरत नहीं है, अवाम को चाहिए कि वो गैरत में आ जाए। मुझे ये बताइए कि बड़ा उड़ाया जाता था, मैं यहाँ आया हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि अल आसिफ स्क्वायर में इतना रश लगा हुआ, ये अंदर का हिस्सा है। आप अल आसिफ स्क्वायर में कब से काम कर रहे हैं? 4-5 साल हो गए। परेशानी होती है यहाँ? कोई ऐसी परेशानी है हमारे साथ, तो कोई तंग नहीं करता आके? आप कब से हैं यहाँ पे अल आसिफ स्क्वायर? 20-25 साल हो गए तकरीबन। पूरा कराची बंद होता है, ये खुला होता है। यहाँ सारे पठान, पंजाबी, सिंधी, सब कौमें आबाद हैं। कोई किसी को तंग नहीं करता, सब अपना अपना काम करते हैं। कोई फसाद नहीं होता, कभी कोई महाजर को नहीं मारा, किसी पठान को नहीं मारा, सब प्यार से रहते हैं। हुक्मरान क्या कर रहे हैं? हुक्मरान एक दूसरे को लड़ा रहे हैं अपने फायदे के लिए। यानी तय ये पाया कि ये जो है ये झगड़े करवाए जा रहे हैं, अवाम आपस में मिलके ही रहना चाहती है और मिलके रह रही है, जिसकी ये जिंदा मिसाल हमें यहाँ दिख रही है। टारगेट किलिंग हो रही है, इसमें क्या सियासी जमातें मुलविस हैं? यकीनी तौर पर सियासी जमातें मुलविस हैं, ऐसे कैसे हो सकता है? सियासी जमातों के बगैर तो मुमकिन ही नहीं है।
सियासी जमातें अगर कंट्रोल करना चाहें तो एक दिन में हो जाता है। आपके ख्याल में गवर्नमेंट टारगेट किलिंग के बारे में कुछ कर रही है? I suppose so because it goes on and off. Sometimes there's a lot of it and sometimes there isn't any. टारगेट किलिंग जो हो रही है आपकी लाइफ पे क्या असर पड़ा है? यूनिवर्सिटी बंद हो जाती है, फिर एक्स्ट्रा क्लासेस होती हैं, सब स्केड्यूल, इंटायर स्केड्यूल, इट बिकम्स रियली डिस्टर्प्टेड। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ एडिशनल आईजी सिंध जनाब सऊद मिर्जा साहब के पास। टारगेट किलिंग के हवाले से सऊद साहब से भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, मेरा पहला सवाल ये है कि आए दिन कराची में टारगेट किलिंग्स होती रहती हैं, इसके लिए पुलिस क्या कर रही है सर? पुलिस के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है टारगेट किलिंग, और हमने इस साल 90 के करीब टारगेट किलर्स पकड़े हैं और जिनसे 158 केसेस जो हैं वो डिटेक्ट हुए हैं, जबकि पिछले पूरे साल के अंदर कोई 65 लोग टारगेट किलर्स पकड़े गए थे और 105 केसेस जो थे वो डिटेक्ट हुए थे। टारगेट किलर्स जो पकड़े जाते हैं, इनको सजाएं क्यों नहीं होती? उसमें यह है कि ये सारे केसेस क्योंकि थ्रू ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जाते हैं तो इन केसेस में काफ़ी टाइम लगता है। कराची में ये लिसानी मसला नहीं बनाया जा रहा? मैं ये तो नहीं कहूँगा, लेकिन बहुत सारी फोर्सेस हैं, फिसी पैरिस फोर्सेस हैं, शरपसंद फोर्सेस हैं जो चाहती हैं कि जो यहाँ पे कम्युनिटीज़ जो बहुत अरसे से पीसफुली एक दूसरे के साथ रह रही थी, उनके अंदर निफाक पैदा किया जाए और उनको आपस में लड़ाया जाए। इसके अलावा मज़हब की बुनियाद के ऊपर भी जो है उस पर भी किलिंग्स हो रही हैं। वसूख से कह सकता हूँ कि टारगेट किलिंग के ऊपर हम बहुत जल्द काबू पा लेंगे। तमाम तर वसाइल और अफराधी कुव्वत होने के बावजूद पुलिस और रेंजर्स इस कदर बेबस क्यों? खौफ और दहशत का ये आलम है कि हड़ताल की अफवाह पर पूरा ही शहर बंद हो जाता है और शहर का भूतों का मस्कन और वीरान बस्ती का मंजर पेश करने लगता है। हुकूमत की तरफ से दहशत गर्दों को देखते ही गोली मारने का हुक्म तो होता है, लेकिन पुलिस और रेंजर्स को कोई दहशतगर्द नजर आए तो गोली मारे ना। मरती तो सिर्फ गरीब आवाम है, हुक्मरान और सियासतदान तो बहुत मजे में हैं। जिस बेरहमी से दहशतगर्द निहत्ते अवाम का शिकार करते फिर रहे हैं, इसी तरह इन दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई की जरूरत है। कराची में ऑपरेशन नहीं तो कम से कम टारगेटेड कार्रवाई तो जरूर होनी चाहिए। तमाम सियासी मसलियतों को बालाए ताक रख के कराची में खून की होली खेलने वालों को सख्त सजाएं दी जाएं, अवाम को दहशतगर्दी से निजात दिलाई जाए और कराची के तहजीबी वकार को बहाल किया जाए। अगले प्रोग्राम में पूछेंगे कुछ और मसाइल के बारे में। अपनी राय देना ना भूलिएगा। आप लिख सकते हैं kpg@duniatv.tv पर। अगले प्रोग्राम तक आमिर रिजवी, समिया सैफी को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।